नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला गोरखपुर। तारीख थी 29 मार्च 2025। रात के कोई 12:30 बज रहे थे और गोरखपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर थाना चौरी चौरा के अंतर्गत गांव शिवपुर शकदहा से कई लोगों का फ़ोन कंट्रोल रूम और थाने पर आया कि गांव में माँ और बेटी की हत्या हो गई है। ये दोनों निषाद समाज से हैं। माँ पूनम, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष, और बहन अनुष्का, जिसकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। दोनों की बड़ी निर्मम हत्या हुई है। दो महिलाओं की हत्या यानी डबल मर्डर सुनकर थानाध्यक्ष और उनका पूरा अमला, वरिष्ठ अधिकारी सब मौके पर पहुंच गए। आप जानते हैं कि ये क्षेत्र हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। तो पुलिस चुस्त दुरुस्त और मौके पर पहुंचने में सबसे पहले मौके पर, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के मामले हैं या महिलाओं के प्रति अपराध के मामले हैं, उनको प्रदेश भर में बहुत ही संवेदनशीलता से लिया जाता है। इसलिए पुलिस कार्रवाई में तत्पर रहती है और ढिलाई होने पर उन्हें सज़ा भी मिलती है। लिहाजा सारे लोग पहुंच गए मौके पर। मौका देखकर पुलिस वालों का भी एकदम दिल हिल गया। पुलिस वालों को भी बड़ा अचंभा हुआ, अचरज हुआ और परेशान हुए, क्योंकि दालान में एक चौकी थी, चौकी के बगल में एक खाट थी और माँ बेटी दोनों को बुरी तरह से किसी शार्प एज वेपन यानी गणासे से या फरसे से बुरी तरह मारा गया था। पूरे दालान में खून ही खून फैला हुआ था। घर में बची हुई एकमात्र लड़की, जो पूनम की बड़ी लड़की थी, खुशबू, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। खैर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। फॉरेंसिक की टीमें सब आ गईं। फॉरेंसिक की टीमों ने अपना काम शुरू किया। ब्लड के सैंपल इकट्ठा करने शुरू किए। आसपास अगर कोई पद चिन्ह, पदचाप मिले हैं, उसको भी इकट्ठा करना शुरू किया। अगर कहीं संभावना है फिंगरप्रिंट की, तो उसको भी इकट्ठा करना शुरू किया। बहरहाल पुलिस ने तुरंत उसकी दोनों के शव को सील किया और सील करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस ने प्राइमा फेसी, चूँकि बहुत ही जघन्य हत्या थी, तो प्राइमा फेसी अगल बगल से दबे जुबान में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है वो पुलिस ने इकट्ठा की और ये पता लगा कि पूनम के पति का पहले ही देहांत हो चुका है और घर में कुल 4 प्राणी हैं। एक बेटा जो बेंगलुरु में काम करता है, नौकरी करता है, और माँ और उसकी 2 बेटियाँ। छोटी बेटी अनुष्का, जिसकी हत्या हो गई थी, और बड़ी बेटी खुशबू, जिसकी उम्र कोई 21 साल रही होगी, 20 या 21 साल, वो दूसरे कमरे में थी। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था, ऐसा उसने बताया, और सिर्फ वही घर में अकेली बची थी। तो पूछताछ में इतनी सी बात पता लगी। लड़की वहाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कोटेदार ने हमारी माँ को और बहन को मारा है। कोटेदार के बारे में पूछा गया, कौन कोटेदार? तो उन्होंने कहा कि ये कोटेदार हमारे गांव का कोटेदार है और उसका बेटा संजय है। लेकिन जो असली कोटेदार है वो तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया, लेकिन उसका नाम सरयू प्रसाद है, जिसकी उम्र 80 साल है। लेकिन संजय ही कोटे का सारा काम, कोटेदार का मतलब राशन के कोटे के दुकानदार, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसका अनाज का, इन सब चीज़ का गांव में एक कोटेदार होता है। वो लोगों को राशन कार्ड पर उनके कोटे का राशन दिया करता है। तो उसने बताया कि कोटेदार और उसके परिवार ने मिलकर मेरी माँ और बहन की हत्या की है। बहरहाल हत्या इतनी निर्मम तरीके से हुई थी कि अगले दिन शाम तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए से ये समझा जा सकता है कि कितनी निर्मम हत्या हुई। पूनम के सिर की 10 हड्डियां टूटी हुई थीं।
दोनों हाथों की हथेलियां काट दी गई थीं। शरीर पर 12 गहरे घाव थे जहां से हड्डियां नजर आ रही थीं। इसी तरह बेटी के साथ भी निर्दयता की गई थी। उसे भी धारदार हथियार से सिर, चेहरे और गले पर गहरे जख्म दिए गए थे। दोनों को इतना खून बहा था कि घटना के करीब 40-50 घंटे बाद भी वहाँ पर मिट्टी गीली थी और मक्खियाँ भिनभिना रही थीं साफ सफाई करने के बावजूद। खैर पुलिस पहुंची, दोनों को तुरंत भागकर चौरी चौरा के हॉस्पिटल ले गई, जहां पर मां को तो ब्रॉड डेड यानी मृत ही लाया गया, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। बेटी का इलाज शुरू किया गया, लेकिन जल्दी ही वो भी चल बसी। फिर खुशबू से जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और फिर अंतिम संस्कार हुआ। बेटा उसका बेंगलुरु से आ गया था, उसने अंतिम संस्कार किया। तो उसके बाद पूनम से, चूंकि वही घर में अकेली मौजूद थी, पुलिस को लगा कि इसी से हमको लीड मिलेगी। सो पुलिस ने खुशबू से बात करनी शुरू की कि घटना के समय की स्थिति क्या थी। खुशबू ने कहा कि हम सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। छत के जरिए लोग घर में घुसे, क्योंकि बाहर का जो आने का दरवाज़ा है उसमें भीतर से ताला बंद रहता है, तो वहाँ से आने का सवाल ही नहीं है। छत के जरिए लोग घर में घुसे और लोगों ने सीधे मम्मी पर हमला कर दिया। मम्मी के मुंह से अरे माई जब निकला तो मेरी भी नींद खुल गई, ऐसा खुशबू ने बताया। उन लोगों ने बाहर से मेरा कमरा बंद कर दिया। खुशबू ने कहा कि गांव के ही कोटेदार सरजू प्रसाद, उसके बेटे संजय सुरेंद्र और उसके 2 भांजे घर में घुसे। उन लोगों ने मम्मी पापा को मार दिया। पुलिस ने पूछा कि आपने कैसे पहचाना? हमलावरों ने आपको क्यों नहीं मारा? उसके जवाब में खुशबू ने कहा कि मैं 3 लोगों की आवाज़ पहचान रही थी। वो ये कह रहे थे मारो इसको, जान से मार दो। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दोनों हाथों से दरवाजे को मैं लगातार पकड़े रही। वो लोग दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। तभी मैंने भीतर से आवाज़ लगाई कि मैंने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। जैसे ही मैंने ये बात कही, उसके बाद वो लोग सब भागते हुए फिर ऊपर चढ़े और पीछे के रास्ते से। लोगों ने पूछा तुमको कैसे पता कि ऊपर चढ़ के पीछे के रास्ते से आए? बोले उनके चढ़ने की और धम धम की आवाज़ आती रही। पुलिस ने फिर पूछा कि कोटेदार के बेटे संजय से क्या दुश्मनी है जो आपकी माँ और बहन को मारेगा? खुशबू बताती है कि जब मेरे पिता रविंदर निषाद की मौत हुई थी, तब मेरी बहन माँ के पेट में थी, छोटी वाली बहन जिसकी हत्या हुई है। 2 महीने बाद उसका जन्म हुआ था। उस वक्त संजय मेरे घर आता जाता था। उसने मेरी मम्मी से संबंध बना लिए, ऐसा वो खुशबू, जो उसकी बड़ी बेटी जो बच गई थी घटना में, वो बताती है कि उसने मेरी मम्मी से संबंध बना लिए और वो मम्मी से हमेशा कहता था कि अब मैं तुम्हारा और परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा। पर उसने मम्मी के सारे गहने बिकवा दिए। मेरी माँ उस पर बहुत विश्वास करती थी। पहले उसने उससे 30,000 रुपये मांगे कि मैं शटरिंग का धंधा करना चाहता हूँ, मुझे पैसा दे दो, इसके लिए पिकअप गाड़ी चाहिए। मम्मी ने विश्वास करके 30,000 रुपये दे दिए। उसमें वो एक पुरानी पिकअप गाड़ी ले आया जिससे शटरिंग का सामान लाया ले जाया करता था। उसके बाद ये भी बताया कि और 70,000 और उसने लिए शटरिंग का काम शुरू करने के लिए। माँ ने फ़ौरन ये पैसे दे दिए क्योंकि वो उस पर बहुत विश्वास करती है। घर के अंदर जो सीन था पुलिस के पहुंचने पर, कि जिस तख्त पर माँ और बेटी सोई हुई थी उनके बगल में एक खाट यानी चारपाई और लगी थी, लेकिन घटना वाली रात इस पर कोई नहीं सो रहा था। जिस कमरे में खुशबू थी उसमें बक्सा और गेहूं चावल रखने के लिए ड्रम रखा हुआ था। एक तरफ बेड लगा था, दूसरी तरफ जो तख्त था उस पर गृहस्थी का दूसरा सामान रखा हुआ था। दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर एक मामूली खरोंच सी नज़र आ रही थी, जैसे उसको खोलने का प्रयास किया गया हो। खुशबू ने आगे बताया कि बदमाश आए तो उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। 5 मिनट की बातचीत के बाद खुशबू ने कहा कि वे मुझे भी मारना चाहते थे।
इसलिए मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हमलावर ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। पुलिस का ये कहना था कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो मजबूत हथियार लेकर आए होंगे। वे लोग दरवाज़ा भी तोड़ सकते थे, लेकिन दरवाजे पर संघर्ष के कोई निशान नज़र नहीं आते। अगर दरवाजे को पीटा गया होता तो ठीक बगल में रहने वाले उनके पड़ोसियों को ज़रूर पता लगा होता, लेकिन किसी को इस बाबत कुछ पता नहीं लगा जब तक पुलिस आ नहीं गई। जेठानी का, मृतक जो पूनम थी उसके जेठानी का घर भी 50 मीटर की दूरी पर है। उसकी जेठानी का नाम लक्ष्मी है। उसने बताया कि हम सब सो रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। रात 1 बजे बेटे के मोबाइल पर फ़ोन आया। 12:30 बजे बेटे के मोबाइल पर फ़ोन आया। खुशबू रो रही थी। बेटा मेरे पास आया और कहा कि दीदी रो रही है। हमने फ़ोन लिया और खुशबू ने कहा कि बड़ी मम्मी घर के बाहर मत निकलना, चोर आ गए हैं, सबको काटे दे रहे हैं। ऐसा लक्ष्मी ने बताया कि खुशबू ने मुझे फ़ोन पर ये बताया। फिर लक्ष्मी ने आगे पुलिस को बताया कि हमें लगा खुशबू किसी सपने की बात कर रही है, इसलिए हमने उससे अच्छे से बात करने को कहा। इस पर वो बोली कि अच्छे से ही बात कर रहे हैं। उसके बाद और आप आके देख लीजिए, बाहर मम्मी और अनुष्का थीं और दोनों को उन लोगों ने मार दिया है। ये सुन के हम लोग वहाँ से तुरंत भाग कर आए और वहाँ हम लोगों ने देखा कि बाहर वहाँ पर ताला अंदर से बंद था और हम लोग भीतर जा नहीं पाए। तुरंत 2, 4, 5 मिनट में ही पुलिस आ गई, क्योंकि खुशबू ने भी भीतर से 112 नंबर को बता दिया था। तो पुलिस आई, उसने दरवाजे को तोड़ा और फिर अंदर गए तो चारों तरफ देखा खून ही खून बिखरा पड़ा था। खुशबू हत्या के लिए बार बार कोटेदार और उसके बेटे संजय को जिम्मेदार बता रही थी। संजय के गांव के ही एक किसान रामदास से पुलिस ने बातचीत की। वो कहता है कि संजय ही गांव का कोटा चलाता है, राशन बांटता है। उसका इस महिला से 8-9 साल से संबंध है। वह अक्सर इसके घर आता जाता है। पूनम के लड़के से ही पैसा लेकर उसने शटरिंग का काम किया था, लेकिन उसको 1 पाई भी नहीं दिया, ऐसा रामदास ने बताया। 3 महीने पहले हुआ था सुलहनामा। फिर ये पुलिस के जरिए पता लगा, पुलिस ने बताया कि 3 महीने पहले ये पैसा मांगने संजय के पास गई थी। संजय ने इसके साथ मारपीट कर ली। ये सीधे थाने पर आई और थाने पर उसके खिलाफ एक FIR लिखवाई कि मुझे मारा पीटा, मेरा इतना पैसा इसके पास है, ये पैसा वापस करने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस ने संजय को थाने पर बुलाया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। संजय ने 50,000 रुपये पूनम के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद पूनम ने सुलहनामा लिखवा दिया, ऐसा गांव के लोगों ने भी बताया। और फिर कहा कि दूसरों के बहकावे में आकर ऐसा आरोप उसने लगाया था। ये लिख के दिया कि दूसरों की, मेरी ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, दूसरों के बहकावे में आकर मैंने ये आरोप लगा दिया था और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। 50,000 रुपये लेने के बाद ये सुलहनामा पूनम ने लिखा था। इस बारे में थानेदार राहुल शुक्ला और दरोगा राहुल राव पर भी आरोप हैं। इन्होंने संजय से 80,000 रुपये लिए और 50,000 रुपये पूनम के खाते में भेजे, 30,000 अपने पास रख लिए, ऐसा गांव वालों ने बताया। कि उसके बाद ये बात संजय ने गांव के कई लोगों को बताई थी। बहरहाल खुशबू की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में कोटेदार सरयू प्रसाद, उसके बेटे संजय और सुरेंद्र के साथ 2 और लोगों के खिलाफ केस लिख दिया। कोटेदार का घर पीड़िता के घर से केवल 1 किलोमीटर पे था। जैसे ही उसने संजय और कोटेदार का नाम लेना शुरू किया, पुलिस भागकर संजय के घर गई। घटना से 1 घंटे बाद घर गई तो संजय अपने घर पर सोता हुआ मिला। पुलिस वहाँ से उसे उठाकर ले आई। तब लोगों को पता लगा कि आरोप संजय पर है और पुलिस संजय को ले गई है। बहरहाल संजय को पुलिस ने फ़ौरन जेल भेज दिया, क्योंकि खुशबू बार बार उसी पर आरोप लगा रही थी। उसके खिलाफ नामजद FIR हो गई थी,
इसलिए पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे फौरन जेल भेज दिया। फिर भी क्या क्यों हत्या हुई, किसने हत्या की, क्योंकि वो सोता हुआ मिला, किसने हत्या की, क्या पर्पज़ रहा होगा, इतने सालों के संबंध के बाद भी क्यों हत्या की गई, ये तमाम सवाल थे जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना था। क्योंकि अभी भी बहुत से सवालों के जवाब पुलिस दे नहीं पा रही है। उस समय जो उसका मोबाइल था पूनम का, वो पुलिस को नहीं मिला, और अभी कल यानी घटना के 5 दिन बाद पास के ही एक खेत में किसी मजदूर ने इसे नोटिस किया, तब पुलिस उस मोबाइल को बरामद करके थाने पर ले गई। पुलिस का ये कहना है कि आसपास पैरों के निशान के लिए, बाकी चीज़ के लिए आसपास करीब आधे किलोमीटर तक पुलिस और गांव वालों ने इतनी ज़्यादा सर्च की थी, और उसके बाद 5वें दिन उसी जगह जहां बहुत ज़्यादा सर्च हुई थी वहां पर मोबाइल का मिलना, ये कुछ समझ में नहीं आता है। इधर संजय का परिवार भी धीरे धीरे मुखर होने लगा। उसने कहा कि रात की जिस समय की घटना है, हमारा पूरा परिवार खाना खा के सो रहा था। रात में पुलिस आई और सोते हुए संजय को उठाकर ले गई। अगर कोई हत्या करेगा तो उसके बाद तुरंत आकर गहरी नींद में सो जाएगा 10 मिनट में ही, ऐसा संभव नहीं है। बहरहाल उस परिवार के 3 पुरुषों को आरोपी बनाया गया है। तो पीड़ित परिवार वो निषाद समाज से आता है। राजनीति में, जाति की राजनीति में उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं है। बहरहाल तमाम लोग उसके पक्ष में आ गए और तमाम ढेर सारी राजनीति होने लगी। खैर, लड़की का ये कहना था कि इनका जो आरोपी हैं, आरोपी का घर बुलडोज किया जाना चाहिए, उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। राजस्व की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और आरोपी संजय कुमार के घर राजस्व की टीम ने नापजोख करनी शुरू की। बताया गया कि घर के सामने की 20 एकड़ जमीन नवीन पड़ती यानी सरकारी है। उस भूमि के कुछ हिस्से पर आरोपी के परिवार ने अतिक्रमण किया है। शेष भूमि सहन का हिस्सा है। पुलिस ने उनसे स्वयं कब्जा हटाने को कहा है और ये कहा है कि अगर वो स्वयं नहीं हटाते हैं 1 हफ्ते में तो उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इस बीच में पुलिस ने खुशबू के मोबाइल डिटेल के आधार पर 50 से अधिक मोबाइल फ़ोन की CDR ली और उसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। मोतीराम अड्डा के पास के 2 युवाओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आरोपी के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर खंगाले जा रहे हैं। SP नॉर्थ हैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने बताया कि डबल मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी संजय को जेल भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। यानी अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, या ये कहें कि खुलासा होना बाकी है, क्योंकि तमाम सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं। बहरहाल इतने दिनों के बाद भी खाली मुख्य आरोपी, FIR के मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हो पाई। न तो उनकी गिरफ्तारी हुई जिन्होंने ये हत्या की है, न आला कत्ल जिससे हत्या की गई उसकी बरामदगी हुई, न ही मोटिव का पता लगा कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किस वजह से ये हत्या हुई। खासकर उस बच्ची की 13 साल की, उसकी क्यों हत्या की गई। और दूसरा ये कि अनुष्का जो बड़ी थी, 20-21 साल थी, उसको 20-21 साल की थी, उसको हत्यारों ने क्यों छोड़ दिया। आज की घटना, प्यार, प्रपंच और पैसा, यही आज की घटना के मुख्य किरदार हैं। पूनम के पति की मृत्यु हो गई थी। संजय आने जाने लगा। पूनम की लड़की खुशबू ने बताया कि संजय के संबंध मेरी माँ से हो गए थे। पहले संजय ने कहा था कि वो घर का सारा खर्चा उठाएगा, पर बेटी का आरोप है कि संजय किसी न किसी बहाने उसने मेरी माँ के सारे जेवर बिकवा दिए। फिर शटरिंग का काम शुरू करने के लिए पहले 30,000 रुपये उसने लिए, जिसमें एक पुरानी पिकअप खरीद के लाया। फिर मेरे भाई से जो बेंगलुरु में काम करता है उससे 60-70 हज़ार रुपये लिए और शटरिंग का धंधा शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये संबंध 8-10 साल के हो गए थे और संजय ने अपना शटरिंग का व्यवसाय अच्छी तरह से जमा लिया था।
कोटेदारी का काम गांव में अच्छी तरह चल ही रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो जो आपस में संबंध थे उसमें कितनी मिठास रह गई होगी और कितनी खटास या कड़वाहट आ गई होगी। पुलिस ने संजय को जेल तो भेज दिया, लेकिन और वो भी घटना के 1 घंटे बाद, वो सो रहा था, उसको उठा के भेज दिया। लेकिन फिर भी घटना पर से पर्दा अभी भी उठना बाकी है। छोटी बेटी को क्यों मारा, इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई तर्क इस पर काम नहीं कर रहा है जो अब तक की विवेचना से तर्क आए हैं। खुशबू अलग कमरे में क्यों सो रही थी, ये भी सोचने का विषय है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये मुख्य बिंदु है कि वो अलग क्यों सो रही थी। पुलिस का ये भी कहना है, एक बात ये हो सकती है कि गांव में या देहाती परिवेश में या ग्रामीण परिवेश में जवान लड़कियों को भीतर कमरे में ही सोने के लिए कहा जाता है या सुलाया जाता है। वो 20-21 साल की हो गई थी, इसलिए उसे भीतर के कमरे में सोने को हो सकता है माँ ने ही कहा हो, क्योंकि बाहर बरामदे में या दालान में सोना वो ठीक नहीं था। इसीलिए छोटी बेटी को अपने पास और बड़ी बेटी को भीतर कमरे में सोने के लिए कहा गया हो। लेकिन दूसरा और पक्ष है इसका, पुलिस इस पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि वो हो सकता है रात में किसी से फ़ोन से बात करती हो तो माँ के साथ सोने पर वो आज़ादी नहीं मिलती होगी, लिहाजा वो कमरे में अपने आप को भीतर से बंद कर वहाँ आराम से जिस किसी से भी बात करना चाहती होगी बात करती होगी। दोस्त हो सकता है कोई, सहेली हो सकती है कोई, या कोई और भी हो सकता है। पुलिस इस पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की के मोबाइल डिटेल को अच्छी तरह से विश्लेषण उसका करना ही होगा। माँ का मोबाइल तो अभी 5 दिन बाद कल ही शाम को बरामद हुआ है। पुलिस उसको भी एनालाइज कर ही रही होगी। अगर उसका डाटा इंटैक्ट होगा, उसका डाटा हटा के या डिलीट करके उसे नहीं फेंका गया होगा, इंटैक्ट होगा, तो ज़रूर मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि उससे तमाम राज खुलेंगे। देखिए, गोरखपुर पुलिस तो मेहनत कर रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 महिलाओं की हत्या, 2 लड़कियों की हत्या, 2 युवतियों की हत्या, डबल मर्डर, माँ बेटी की हत्या, सनसनीखेज अपराध है, वो भी गोरखपुर में। लिहाजा पुलिस की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। और पुलिस की ज़रूरत पड़ती होगी या और इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, आसपास के ज़िलों से बुला लिए जा गए होंगे और उसकी जांच तेज़ी से चल रही होगी। लेकिन इसका खुलासा होना भी नितांत आवश्यक है। पुलिस हत्यारों तक पहुंचेगी तब घटना की असली वजह समझ में आएगी। एक तो यह है कि ऊपर से कारणों का पता करते करते हत्यारों तक पहुँचें। दूसरा तरीका है, अगर हत्यारा मिल जाएगा तो वो ऊपर तक पहुंच जाएंगे, कहाँ से ये हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया या किसने किया, क्या कारण रहे हैं, सब चीज़ें खुल जाएंगी। बहरहाल हम तो ये कहेंगे अपने किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं से कि आप भी कयास लगाइए, आप भी एनालाइज करिए। बीच में एक बात और पुलिस को बताई गई कि माँ बेटी से इस बीच में इस बात को मोबाइल पर बात करने को लेकर कई बार झगड़ा झंझट या बातचीत हुई थी। लड़की किसी से बात करती थी जिसको रोकने के लिए उसकी माँ हमेशा उस पर दबाव बनाती थी। बहरहाल ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका पता न लगे। बेटी अगर नहीं भी बताएगी खुशबू, तो भी पुलिस कॉल डिटेल से इसका पता लगा लेगी। तो हमारे सुधी श्रोता भी अपना कयास लगाएं, वो भी साइंटिफिकली कोशिश करें जानने की कि इसके पीछे क्या हो सकता है। परिस्थितियां जो थीं हत्या के समय वो सब मैंने आपको बता ही दी। तो ये भी यकीन है मुझे कि एक न एक दिन इसका खुलासा जरूर होगा। तो आप कारणों का या रहस्यों का या जो इस पर कयास हैं आपके, उसका पता लगा के कमेंट में भेजिए। जिस दिन खुलासा होगा उसके अगले ही दिन मैं अपने उन सुधी श्रोताओं को जिनका कयास या जिनका गैस या जिनके दिमाग से जो विश्लेषण है उनका वो सही निकलेगा, उनको मैं बौद्धिक रूप से सम्मानित करूंगा किस्सा गोई के खुलासे के अगले वाले अंक में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।